दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की सत्ता की ताकत कल तक विधायकों की खरीद फरोख्त या सांसदों की खरीद फरोख्त पर टिकी हुई थी। दिल्ली की सत्ता की ताकत कल तक राज्यपालों के असंवैधानिक रवैये को लेकर शोर मचाती थी। दिल्ली की सत्ता की ताकत का मतलब राज्यों की सत्ता को डिगाना भी होता था। लेकिन एक नई परिस्थिति महाराष्ट्र से निकल कर आई, जिसमें राजनीतिक दल और उसका लीडर कौन होगा यह भी परिभाषित करने की स्थिति में पहली बार क्या इस दौर में सत्ता आ चुकी है। यानी अगर दिल्ली की सत्ता चाहे तो किसी भी राज्य की किसी भी सरकार को ना सिर्फ वह डिगा सकती है, बल्कि उस राज्य में सत्ता पर बैठे हुए राजनीतिक दल को भी दो फाड़ करके उस राजनीतिक दल की कमान जो कि दिल्ली की सत्ता के साथ खड़ा होगा उसे ही मान्यता मिलेगी। ऐसी परिस्थिति क्या वाकई इस देश के भीतर आ चुकी है? यह सवाल महाराष्ट्र से इसलिए निकला है क्योंकि शुरुआती दौर से अगर परखना शुरू करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बहुत साफ तौर पर कहा था कि महाराष्ट्र के भीतर राज्यपाल ने जो भी फ्लोर टेस्ट की बात की थी वह असंवैधानिक थी। और उसी असंवैधानिक परिस्थितियों के साथ बात निकलते निकलते सुप्रीम कोर्ट यह कहने से चूका नहीं था कि दरअसल गैर कानूनी तरीके से राज्य के मुख्यमंत्री सत्ता पर आसीन हैं, लेकिन वह उन्हें हटा नहीं सकते हैं। और नहीं हटाने की परिस्थिति में चुनाव आयोग ने जो चीजें परिभाषित शिवसेना को लेकर की उसमें बहुत साफ तौर पर कहा था कि दरअसल शिवसेना का अपना संविधान ही नहीं है, और अगर संविधान है तो वह 1999 का है। 1999 में बाला साहब ठाकरे जीवित थे। आज की तारीख में उनके बेटे उद्धव ठाकरे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं और शिवसेना की लीडरशिप उन्हीं के हाथ में है। और इसी बात को आधार बनाकर आज स्पीकर राहुल नार्वेकर ने जो फैसला सुनाया उसमें खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि दरअसल शिवसेना उद्धव ठाकरे की है ही नहीं। और जब शिवसेना असली एकनाथ शिंदे की है तो फिर एकनाथ शिंदे के साथ जो भी विधायक निकलकर कहीं भी गए वो पहले दिन सूरत गए, अगले दिन असम चले गए और उसके बाद वापस मुंबई आए और अगले दिन सरकार बना ली। दरअसल असल शिवसेना वही है। यानी वो सारे सवाल जो शिवसेना और ठाकरे परिवार के साथ जुड़े हुए थे, दिल्ली की मशक्कत बहुत साफ तौर पर या कहें खुले तौर पर नजर आने लगी कि स्पीकर को किस राह चलना है। स्पीकर चाहते तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बना सकते थे, लेकिन स्पीकर ने चाहा कि उस चुनाव आयोग को आधार बनाया जाए जिस चुनाव आयोग ने अपने निर्णय में एकनाथ शिंदे को मान्यता दे दी, पार्टी का नाम भी दे दिया और चुनाव चिन्ह भी दे दिया, तो वही आधार बना लिया गया। तो राजनीतिक तौर पर एक नई परिभाषा इस देश के सामने उभर कर आ गई, जिसमें किसी भी राज्य में किसी भी सत्ता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर दो फाड़ होता है तो सवाल दो तिहाई बहुमत भर का नहीं है, सवाल दो तिहाई बागियों का नहीं है। सवाल है कि दो तिहाई बागियों के जरिए पूरी की पूरी पार्टी ही बागियों को ही तौर पर मान्यता दे दे और जो असल शिवसेना थी वह भी परिवार से निकली हुई शिवसेना, तब तो खतरे की घंटी आने वाले वक्त में लालू यादव के लिए भी है। यह खतरे की घंटी तो नीतीश कुमार के लिए भी हो सकती है, यह खतरे की घंटी किसी के लिए भी हो सकती है, यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी हो सकती है। और आने वाले वक्त में हो सकता है कहीं डीएमके में भी ऐसा दो फाड़ नजर ना आए और एनसीपी का जो दो फाड़ हुआ उसके लिए भी संदेश आज निकलकर साफ तौर पर आ गया कि अब कितने भी हाथ पैर हिलाते रहें लेकिन शरद पवार के हाथ में कुछ नहीं आएगा, सब कुछ अजीत पवार को ही मिलेगा। राजनीति की ऐसी मोटी लकीर इससे पहले भारत की राजनीति में कभी खींची नहीं गई होगी, लेकिन आज जब स्पीकर ने बकायदा लाइव प्रसारण के जरिए
महाराष्ट्र की विधानसभा जो मुंबई में है उसके सेंट्रल हॉल में बैठकर जब 4:45 में बैठे और उसके बाद 5 बजे के बाद जब उन्होंने उस पाठ को पढ़ना शुरू किया तो एक क्षण के लिए शुरुआत में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने खुला अनुरोध और खुले तौर पर मान्यता चुनाव आयोग के वेबसाइट पर दर्ज उस निर्णय, फैसले और तथ्यों को दी जिसके आश्रय एकनाथ शिंदे को कोई डिगा नहीं सकता है। और शायद यही वो वजह है, अगर ध्यान दीजिए तो इलेक्शन कमीशन का फैसला ध्यान में रखकर ही स्पीकर ने 1200 पन्ने का फैसला तैयार किया। अब सवाल है, एक फैसला चुनाव आयोग का था तो उसके बावजूद भी इतना वक्त क्यों लगते चला गया और मामला खिंचते खिंचते यहां तक क्यों आया, जबकि मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था और उसके बाद स्पीकर को वक्त दिया था। आप बताइए, 3 महीने का वक्त था, फिर 5 महीने का वक्त हुआ और होते होते दिसंबर, यानी किसी भी तरीके से 31 दिसंबर तक फैसला आना चाहिए और वह भी फैसला नहीं आया। तब 10 जनवरी तक की तारीख फाइनली निर्धारित की गई। 5 बार वक्त बढ़ाया गया और फैसला चुनाव आयोग को उसके निर्णय को ध्यान में रखकर कहा गया, शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। 1999 का संविधान ही असल मान्य है। असल मुद्दा यही है कि असली शिवसेना कौन है। अगर यह बता दें तो फिर विधायकों या सदस्यता जो 16 विधायकों की थी, तब उस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि असल शिवसेना अगर उद्धव ठाकरे की है तो एक झटके में उद्धव ठाकरे के तमाम दिशा निर्देश यानी याचिकाकर्ता ने जो सवाल उठाए उस पर गौर करना पड़ेगा। स्पीकर ने एक झटके में सब कुछ खारिज किया और कहा बिल्कुल नहीं, असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे की है, तो याचिकाकर्ताओं की यानी उद्धव ठाकरे की दलील ही स्वीकार करने की क्या जरूरत है। उसके बाद चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान में रखकर जो 1200 पन्ने लिखे गए उसमें एक बेसिक लाइन जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की, उसमें जो सब कुछ दर्ज है शिवसेना के फैसले को लेकर, उसी को आधार बताते हुए बहुत साफ तौर पर कहा कि उद्धव का फैसला पार्टी का फैसला नहीं है और उद्धव ठाकरे शिवसेना के भीतर किसी भी सदस्य को हटाने की स्थिति में जब नहीं है तो यहां तो एकनाथ शिंदे का सवाल है, उसको भी वो कैसे हटा सकते हैं। यानी शिवसेना संविधान में पक्ष प्रमुख का पद ही नहीं है और पक्ष प्रमुख के तौर पर अगर उद्धव ठाकरे खुद को बताते हैं तो उन्हें वो संविधान दे देना चाहिए था। 2018 में जब वो पक्ष प्रमुख हुए थे तो पक्ष प्रमुख की स्थिति में कभी बाला साहब ठाकरे नहीं आए। बाला साहब ठाकरे का मतलब ही शिवसेना था, इसे आरएसएस भी जानता है, बीजेपी भी जानती है। और गठबंधन जो 30 बरस पहले हुआ था बीजेपी का शिवसेना के साथ, उस वक्त भी बीजेपी के वो तमाम कद्दावर नेता जानते हैं। तो पक्ष प्रमुख के तौर पर कभी भी बाला साहब ठाकरे ने लिखा नहीं और उसी दौर के संविधान को आधार बनाकर मौजूदा वक्त में उद्धव ठाकरे को उस शिवसेना से अलग कर दिया, क्योंकि 2024 के चुनाव में राजनीतिक तौर पर शिवसेना का चुनाव चिन्ह जिसके पास रहेगा, इस पार्टी का नाम जिसके पास रहेगा, उसी के आश्रय बीजेपी को महाराष्ट्र में गठबंधन की राजनीति का खेल करना है। तो उस खेल को करने के लिए तो क्या ये 1200 पन्ने बड़ी मशक्कत के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भीतर भी बार बार अटॉर्नी जनरल कहते थे हाँ मैं चला जाऊंगा, दीपावली के बाद तो बिल्कुल फैसला तैयार हो जाएगा। दीपावली के बाद नहीं हुआ तो कहा गया कि किसी भी हालत में यह दिसंबर में तो हो ही जाएगा, फिर नहीं हुआ तो फिर यह बात आते आते तो क्या सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक ये चीजें चल रही है और राजनीतिक तौर पर यह सियासी तिकड़म आने वाले वक्त में राजनीति किस दिशा में जाएगी उसके संकेत भर हैं। हमें लगता है इन संकेत की परिभाषा से हटकर एक बात आज पहली जरूरत है, क्या राजनीतिक जादूगर के तौर पर मौजूदा दिल्ली की सत्ता ने हर उस संस्थान को खत्म किया जिस संस्थान को संविधान के हिसाब से अपने आप को पहल करनी थी और स्वायत्त संस्थाएं भी डगमगाने लगी, क्योंकि चुनाव आयोग जब फैसला देने जा रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप फैसला मत दीजिए, पहले हमारा फैसला आने दीजिए। और याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की जब छुट्टी ली थी, उसी 10 दिन के भीतर एकनाथ शिंदे सीएम बन गए
और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा 10 दिन के बाद जब वो बैठे, तो उनको कहना पड़ा कि हम 10 दिन की छुट्टी के लिए आप सीएम बन बैठे। और ये एक पूरी प्रक्रिया बतलाती है कि शुरू से लेकर आज तक की परिस्थिति में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार कैसे बनी हुई है और बागियों के हाथ में ही पार्टी दे दी गई, और जिस पार्टी से वो निकल कर आए, जो वहां बैठे रह गए, उनको मान्यता ही नहीं, और उनको एक सिरे से अलग अलग धाराओं का जिक्र करते हुए, जिसमें आधार 1999 का शिवसेना का संविधान, और उसी आश्रय चल पड़े क्या। दरअसल एक एक पन्ने इसके और खुले उससे पहले आज सुबह सवेरे ही शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत खुले तौर पर कह रहे थे ये दरअसल मैच फिक्सिंग है। और जब इस बात का जिक्र कर रहे थे ये मैच फिक्सिंग है, तो उसके चंद मिनटों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भी निकल कर आए, जी नहीं, ये मैच फिक्सिंग नहीं है, क्योंकि मैच फिक्सिंग कह रही थी शिवसेना कि दरअसल स्पीकर चले गए सीएम के घर पर, और सीएम कह रहे थे अगर मैच फिक्सिंग होती तो दिन के उजाले में क्यों आते, वो रात के अंधेरे में आते। हमें लगता है सुबह सवेरे ही चीजें अगर सब कोई समझ रहे थे, तो ये बात तो इलेक्शन कमीशन के निर्णय के वक्त भी हर किसी को समझ में आनी चाहिए थी। उस दौर में पहले आपको लिए चलते हैं आज सुबह सवेरे क्या हुआ महाराष्ट्र की राजनीति में, उसके बाद इन पन्नों को और खोला जाए, असर राजनीतिक तौर पर किस दिशा में अब होने वाला है, और दिल्ली ने जो दांव खेला है कहीं यह राजनीतिक तौर पर उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि लोगों के जहन में है और महाराष्ट्र की जमीन दरअसल आंदोलन की जमीन रही है, और महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र के समाज के भीतर बड़े बड़े समाज सेवियों ने राजनीतिक तौर पर परिस्थितियों को बदला है। तो क्या यह दांव भी उल्टा पड़ सकता है? महाराष्ट्र की राजनीति क्या कहती है, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए संजय राउत क्या कहते हैं, और उसके जवाब में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या कहते हैं। तक इस मामले में सिर्फ मैच फिक्सिंग चल रही है। मुख्यमंत्री दावत चले जाने की बात करते हैं। अगर मुख्यमंत्री का ये फैसला अगर उनके खिलाफ जाता है तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन उनको पता है कि फैसला मेरे खिलाफ नहीं जा रहा है। मुझे विधानसभा स्पीकर आकर मिलकर फैसला दिखाकर चले गए हैं, इसलिए वो भी दावत चले जा रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम है। कहाँ है सब? हाँ, हमारी संविधान है कहाँ, उसमें आप मुझे बताइए। मैच फिक्सिंग अगर होती तो रात को आते, अध्यक्ष रात को आते, चुपकर आते। ये दिन दहाड़े आ गए, अपने अधिकृत वाहन में आ गए, और ऑफिशियल बैठक थी। उनके जो चुनाव क्षेत्र में जो कोस्टल हाईवे का काम शुरू है, मरीन ड्राइव में काम शुरू है, कुछ उनके चुनाव क्षेत्र के विषय थे। मैं मुख्यमंत्री हूँ और वो स्पीकर भी है और एमएलए भी है, तो इसलिए वो ऑफिशियल बैठक थी। इसमें अगर कुछ मैच फिक्सिंग करनी तो वो क्यों सामने से आते? ये गलत सलत बयान करते, आरोप करते, वो अभी उनकी हार दिख रही है। इसलिए ये हमें घटना बाह्य कहने वाले ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वही लोग हैं, वो घटना बाह्य लोग वो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी। तो दोनों की बातों से कई बातें साफ तो हो गई, यानी एकनाथ शिंदे हो या दिल्ली की सत्ता हो, दोनों को पता था कि दरअसल यह निर्णय तो ऐसा ही होना है, तो डगमगाने की जरूरत क्या है। और इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए, उसकी बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय, वो दावोस जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय 12 तारीख को वो नासिक में रोड शो करेंगे। और इन सब के बीच स्पीकर ने कह ही दिया कि उद्धव का नेतृत्व संवैधानिक नहीं है। हमें लगता है परतों को और खोलें उससे पहले स्पीकर राहुल नार्वेकर के बारे में 2 लाइन आपको जाननी चाहिए। राहुल नार्वेकर पहले शिवसेना के साथ ही हुआ करते थे, लेकिन 2014 के चुनाव में वो टिकट चाहते थे चुनाव लड़ने के लिए, उन्हें टिकट नहीं मिला, तो वो एनसीपी में चले गए। एनसीपी में गए तो उन्होंने मावेल से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। उसके बाद अब वहां कोई रास्ता नहीं बचे था, तो नार्वेकर वहां से निकले, राहुल नार्वेकर, और चले गए बीजेपी में। और कोलाबा से उन्होंने 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए।
और जब ये सारी चीजें परिस्थिति निकल कर आई तो वह शिवसेना में रह चुके थे, एनसीपी में रह चुके थे। तो इससे बेहतर शख्स और कौन हो सकता था बीजेपी के लिए जिसे स्पीकर बनाया जाए और जिस बात को दस्तावेजों में दर्ज करना है कि आने वाले वक्त में इस देश में छत्रप या क्षेत्रीय राजनीति जो सत्ताधारी हैं वो यह ना सोचें कि वह दिल्ली को डरा सकते हैं या उनकी राजनीतिक ताकत बड़ी मजबूत है और जमीन बड़ी मजबूत है। तो उसको डिगाने के लिए जो पूरी कवायद शुरू हुई उसमें राहुल नार्वेकर स्पीकर बने। राहुल नार्वेकर बेटे जिनके हैं यानी उनके पिता जो थे वह म्युनिसिपल कमिश्नर हुआ, काउंसिलर हुआ करते थे, सुरेश नार्वेकर, वह भी कोलाबा में जहां से वह विधायक हैं। अभी उनके भाई वार्ड 28 में हैं जो मकरंद नार्वेकर हैं, वह भी म्युनिसिपल काउंसिलर हैं। लेकिन उनके जो ससुर हैं यानी जिस परिवार में उन्होंने शादी की उस परिवार के जो शख्स हैं रामराजे नाइक निबालकर, वह दरअसल एनसीपी से यानी उनके दामाद हुए ये। तो राजनीतिक तौर की परिस्थितियों को एक क्षण के लिए समझना जरूरी था। दूसरा सवाल, उद्धव ठाकरे संवैधानिक है ही नहीं, उनकी पार्टी संवैधानिक है ही नहीं। राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर जब आप घुमड़ना शुरू कीजिएगा तो यह बात किसी को पचेगी नहीं कि शिवसेना का मतलब उद्धव ठाकरे नहीं, शिवसेना का मतलब एकनाथ शिंदे, शिवसेना का मतलब वह एकनाथ शिंदे जिन्होंने शिवसेना से ही बगावत की और निकल पड़े। तो क्या यह वाकई मैच फिक्सिंग इस रूप में थी जिसमें क्रिकेट भी पीछे छूट गया? क्योंकि एक के बाद एक सारी परिस्थितियों को जब आप परखना शुरू करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल जो कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था उसमें शिवसैनिकों को ना पचा पाने की स्थिति में गुजरात के पॉलिटिशियन निकल कर आए जो संयोग से देश के प्रधानमंत्री और उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष और बाद में गृह मंत्री अभी हैं। गुजरातियों को लेकर और महाराष्ट्र और मुंबई की राजनीति के भीतर जो टकराव था वो पहले दिन से खुले तौर पर निकल के आने लगा। जब वसूली पार्टी के तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने भाषणों में महाराष्ट्र की राजनीति में सीधे तौर पर निशाना साधने से कतराते नहीं थे। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि महाराष्ट्र की राजनीति में हम 1 दर्जन से ज्यादा जिलों का नाम लेते हैं। इन जगहों पर पहचान और पकड़ शिवसेना और बीजेपी की ही है। दोनों हिंदू एस्पेक्ट को लेकर चलती थी। हिंदू वोट बैंक के मद्देनजर दोनों एक साथ हो जाएं तो गजब होता था, जो हर चुनाव में हुआ है। लेकिन अपने तौर पर चीजें कैसे क्रिएट की जाए, जहां पर उद्धव ठाकरे अड़ गए थे कि दरअसल वोट ट्रांसफर 2019 के चुनाव में हुआ नहीं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में दिल्ली की जरूरत महाराष्ट्र को अपने बूते साधने की थी? जो गुजरात के जो भी व्यवसायी हैं, बड़े व्यापारी हैं, पैसे वाले हैं, सभी के हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो मुंबई में कब्जा जरूरी था और अपने अनुकूल कब्जा जरूरी था। उसी की लड़ाई की शुरुआत होती है इससे। मसलन हम आपके सामने बताते हैं, जैसे मुंबई सिटी 10 सीट है विधानसभा की, 6 शिवसेना के पास, 4 बीजेपी के पास। मुंबई सबअर्बन का इलाका 26 विधानसभा की सीट है, दोनों के पास 13-13 है। ठाणे में 18 सीट है, दोनों के पास 9-9 सीट है। पुणे में 21 सीट है, 15 सीट बीजेपी के पास तो 6 सीट शिवसेना के पास। यानी कांग्रेस और एनसीपी ना मुंबई में है, ना सबअर्बन में है, ना ठाणे में है, ना पुणे में है, ना रायगढ़ में है, ना अहमदाबाद में है, ना अहमदनगर में है, ना भीड़ में है, ना लातूर में, ना उस्मानाबाद में, ना सोलापुर में, ना सतारा में, ना रत्नागिरी में, ना सिंधुदुर्ग में, ना कोल्हापुर में, ना सांगली में, ना पालघर में, ना नासिक में, ना औरंगाबाद में, ना चंद्रपुर में, ना गढ़चिरौली में, ना जालना में, ना परभणी में, ना हिंगोली में, ना नांदेड़ में, ना यवतमाल में, और नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, यहां सिर्फ बीजेपी है। वर्धा, अमरावती दोनों ने बांटा हुआ है। इतनी जगहों पर सिर्फ शिवसेना और बीजेपी की मौजूदगी है। यह लड़ाई में बीजेपी किसी भी हालत में, या दिल्ली की सत्ता जिस इबारत को लिख रही है, वो शिवसेना को खोना नहीं चाहती थी। तो शिवसेना साथ में रहे लेकिन उद्धव ठाकरे माइनस हो जाए, यानी ठाकरे परिवार दरकिनार हो जाए और अपने साथ कैसे रहें। राजनीति की यह इबारत बहुत शानदार तरीके से लिखने की शुरुआत होती है और वही लिखते लिखते ऐसी परिस्थितियां लगातार बनती चली जाती है जिसमें शिवसेना को नहीं खोना है। शिवसेना में 2 फाड़ होने हैं।
शिवसेना की परिभाषा बदल डाली है और संविधान और बाकी नियम कायदों का जिक्र करके जिसमें आधार चुनाव आयोग को बनाया गया, उस आधार के आश्रय एक झटके में शिवसेना के बारे में निर्णय उद्धव ठाकरे को नहीं, एकनाथ शिंदे को लेने थे, जो कि शिवसेना छोड़कर निकले थे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे थे। अब यहां पर एक दूसरा पेच भी समझ लीजिए कि क्या ऐसी स्थिति हो सकती है किसी राज्य में किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता जो मुख्यमंत्री होगा, उसके साथ के कितने भी विधायक छोड़कर चले जाएं, न सिर्फ सरकार गिर जाए बल्कि पार्टी भी जो छोड़कर चले गए उनके साथ चली जाए। यह एक गजब की परिभाषा है जो पहली बार महाराष्ट्र से निकल कर आई है। और आधार बाला साहब ठाकरे 1999 का वो संविधान है और चुनाव आयोग की अपनी दलीलें हैं, जिसमें सब कुछ उसने उस शिवसेना को सौंप दिया जो शिवसेना बीजेपी के साथ खड़ी रहे, क्योंकि यह दोनों परिस्थिति 2024 में अनुकूल रहेगी, इसको दिल्ली की सत्ता मान रही है। तो क्या यह राजनीतिक तौर पर एक ऐसी बिसात है जो आने वाले वक्त में किसी भी राजनीतिक दल के लिए खतरे की घंटी है, या इस ताकत में एक एकाधिकारवाद है जिसमें कोई संस्था इस देश की मायने नहीं रखती है? सुप्रीम कोर्ट लगातार स्पीकर से कह रही थी, स्पीकर लगातार टाल रहे थे, अटॉर्नी जनरल लगातार स्पीकर से मिल रहे थे, और इस तरीके से एक एक पॉइंट बाय पॉइंट चीजें खड़ी की जा रही थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आए, जो अब शिवसेना सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंचेगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी उसमें इतना वक्त लगा ले जिससे 2024 के चुनाव बीत जाएं। दरअसल 2024 महाराष्ट्र और शिवसेना, इन तीनों परिस्थिति को समझना है तो एक चीज और जहन में रख लीजिए, बीएमसी के चुनाव नहीं हुए हैं जिनका टर्म अप्रैल में पूरा हो चुका है, यानी उसके बाद 8 महीने और बीत गए। लेकिन बीएमसी का चुनाव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस चुनाव से पता चल जाता कि दरअसल मुंबई के भीतर और सब अर्बन में मुंबई के किसकी मजबूत पकड़ है, और ठाणे के भीतर भी किसकी मजबूत पकड़ है, क्योंकि ठाणे में एक वक्त आनंद दीघे थे जिसको नेता अपना एकनाथ शिंदे बताते हैं। तो आनंद दीघे की सत्ता और विरासत को हाथ में लेकर, बाला साहब ठाकरे के चेहरे को लेकर और शिवसेना नाम लेकर और तीर धनुष का चुनाव चिन्ह लेकर शिवसेना बीजेपी के साथ खड़ी होगी, यह संदेश देना था। यह संदेश चुनाव आयोग से स्पीकर तक की परिस्थिति में दे दिया गया। तो क्या यह माना जाए? चुनाव से बीजेपी घबरा रही थी, इसीलिए बीएमसी का चुनाव नहीं हुआ, और कस्बा पेट के रिजल्ट ने बीजेपी को खतरे की घंटी इसलिए बजाई क्योंकि वो 25 बरस से जिस सीट पर थी वहां के उपचुनाव में उसका अपना कैंडिडेट हार गया। क्या यह संकेत था कि जमीन बड़ी पोपली है, उस पोपली जमीन को मजबूत कैसे किया जाए या उस पर आर पार की लड़ाई कैसे लड़ी जाए? राजनीतिक तौर पर यह एक मिसाल है अपने आप में, जिसका खुला खेल महाराष्ट्र की राजनीति में निकल कर आया है। और 30 तारीख इंतजार बहुत दूर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उसी रास्ते जाना है शरद पवार की एनसीपी को भी, जो अजीत पवार के हाथ में सब कुछ थमा देगी। यूं ही बारामती में छापा नहीं मारा गया और यूं ही 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे के करीबी विधायक के घर, दफ्तर, 6 जगहों पर यूं ही छापा नहीं मारा गया। यह एक मैसेज होता है राजनीतिक तौर पर। लेकिन बहरहाल अब इस परिस्थिति में एक पुराना पन्ना खोलिए, जब 20 जून को महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव हुए थे और वोटिंग के तुरंत बाद से एकनाथ शिंदे गायब हो गए। पता चला वो सूरत में हैं, सूरत से वह गुवाहाटी पहुंच गए। वो 20 जून की तारीख थी और उनके साथ 16 एमएलए थे, वो 15 साथ थे, एक वो थे, और 10 इंडिपेंडेंट एमएलए भी थे। सरकार डगमगाने लगी। 23 जून को शिंदे एक झटके में अपने साथ 35 एमएलए का जिक्र करते हैं। आज स्पीकर ने बताया 37 एमएलए उनके साथ हैं। 25 जून को डिप्टी स्पीकर ने सदस्यता रद्द कर दी, लेकिन बागी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस हर किसी को भेजा और बागियों को राहत दे दी। नोटिस
केंद्र सरकार को भेजा, राज्य सरकार को भेजा, महाराष्ट्र पुलिस को भेजा, डिप्टी स्पीकर को भेजा और राज्यपाल ने उद्धव में बहुमत साबित करने को 28 जून 2022 को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि कैसे राज्यपाल को इस बात का अंदेशा हो गया कि उनके पास बहुमत नहीं है। मैसेज बहुत साफ है, शिवसेना की सरकार महाअघाड़ी जो बनी थी उसमें कैसे राज्यपाल को पता चल गया? तो वो गैर कानूनी तरीके से कहा गया बयान था। अब राज्यपाल अगर गैर कानूनी कदम उठा रहा है और उसके बाद किस कानून के तहत वहां पर एकनाथ शिंदे हैं जो बागी होकर निकले थे और होते होते बरस बर्बाद परिस्थिति ऐसी आ गई कि पता चला एकनाथ शिंदे ना सिर्फ सीएम के तौर पर बल्कि शिवसेना भी उन्हीं की है। और उसके लिए अलग अलग नियम कायदे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कितने सदस्य थे, उन सदस्यों के भीतर से कितने सदस्य वहां चले गए, अलग अलग तरीके से जो होते होते आया। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पक्ष प्रमुख ही कोई नहीं है, लीडर ही कोई नहीं है, तो फिर उद्धव ठाकरे की हैसियत ही क्या है? और शिवसेना के भीतर ही उद्धव ठाकरे की कोई हैसियत नहीं और उनसे बड़ी हैसियत संवैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर, चुनाव आयोग के कहने के मुताबिक और स्पीकर के नियम कायदों के तहत जब एकनाथ शिंदे के पास सब कुछ है तो फिर बचा क्या? और शायद यही वो वजह है कि पहली बार किसी भी राज्य के भीतर सत्ता का गिरना और उसके सफर को अगर 20 जून 2022 से आप शुरू करते हैं तो देखिए पूरे एक साल के बाद 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है। उस फैसले में खुले तौर पर बोलता है कि राज्यपाल ने जो कहा वो गैर कानूनी था, असंवैधानिक था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया तो ऐसे में अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया तो वह पुरानी सरकार को बहाल नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था। यानी एक हाथ राज्यपाल गलत कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट, दूसरे हाथ सीएम फ्लोर टेस्ट में क्यों शामिल नहीं हो रहे। कमाल की परिस्थिति है। लेकिन जब आप राजनीतिक ताकत के साथ होते हैं तो शायद मौजूदा वक्त की एक ही किस्सा गोई है, सत्ता शायद जादूगर हो जाती है और वो जादूगरी आप सामने है या नहीं यह भी वह प्रूफ कर देगी कि आप तो है ही नहीं। सियासत के इस खेल में महाराष्ट्र बिसात पर एक प्यादे की तरह खड़ा जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की मौजूदगी या फिर संवैधानिक या असंवैधानिक परिस्थितियों की बिसात पे खड़े हुए कौन वजीर कौन प्यादा, ये दाव दिल्ली के लिए कहीं उल्टा ना पड़ जाए। और जिस रास्ते इस देश की राजनीति निकल पड़ी है उसमें इस देश की जनता ने अगर चीजें तय नहीं की हैं या उसे भी परिभाषित मौजूदा सत्ता गारंटी जीत के साथ करने लगी है, वो तकनीकी तौर पर ही क्यों ना हो। क्या ऐसी स्थिति है? ऐसी स्थिति है तो फिर लोकतंत्र गायब है और लोकतंत्र है तो जनता है और जनता है तो तय तो उसे ही करना है। बहुत कम वक्त बचा है उस बिसात पर जिसके लिए ये पूरी की पूरी व्यू रचना की गई। इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।